तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 9th जियोग्राफी चैप्टर 2, जिसमें है भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत का जो है भौतिक स्वरूप किस प्रकार का है, इसकी विभिन्न स्थलाकृतियों का विनिर्माण कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में क्या है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। इसमें कहीं पर पर्वत, ठीक, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार हैं, ठीक, कहीं पर गहरी घाटियां हैं, ठीक, ये कहीं पर गहरी घाटियां हैं, और कहीं पर द्वीप समूह है, कहीं पर मरुस्थल। तो इन सभी चीजों का इनका निर्माण कैसे हुआ इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि जो भारत की स्थल सीमा है या स्थल है वह विभिन्न प्रकार की शैलों से मिलकर बना है, जिनमें क्या है कुछ शैलें क्या होती हैं, कठोर होती हैं, कुछ मुलायम होती हैं, ठीक है। तो इतने बड़े भूभाग का निर्माण कैसे हुआ है? तो भारत एक विशाल भूभाग है, इसका निर्माण क्या है कुछ प्राकृतिक कारणों से भी हुआ, जैसे जिनमें से एक प्राकृतिक कारक है अपक्षय, ठीक है। अपक्षय क्या है, एक प्राकृतिक कारण है। अपरदन हो गया, इसके बाद क्या है निक्षेपण। ये क्या है तीन ऐसे कारक हैं जो कि मतलब भारतीय स्थलाकृतियों के निर्माण में क्या है सहायक है। ये क्या है अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। निक्षेपण क्या है, जब नदियों द्वारा बहाकर लाए जल के साथ जो मिट्टी होती है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ जो उनका निक्षेपण करती है। अपरदन से मतलब नदी अपरदन के द्वारा इस मिट्टी को बहाकर ले जाती है। अपक्षय में क्या है मिट्टी का संशोधन होता है। तो इस कार्य इन क्रियाओं के कारण क्या है मतलब मृदा का या स्थल का विनिर्माण होता है। अब इन्हीं चीजों को देखते हैं, देखेंगे ये क्या हो गए मृदा निर्माण के तीन कारक या भारतीय स्थलाकृति के निर्माण कारक हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इतना बड़े भूभाग का जो है निर्माण कैसे हुआ। तो मतलब भूगर्भ जो मतलब पृथ्वी की सतह के बारे में अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं भूगर्भ शास्त्री, ठीक है। मतलब जो धरातल के अंदर की स्थिति को जानते हैं या उनके बारे में अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं भूगर्भ शास्त्री, ठीक है। भूगर्भ शास्त्री, ठीक है, भूगर्भ शास्त्री, ठीक, उनको क्या कहते हैं भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। जो क्या है धरातल के अंदर के, ठीक है, धरातल के अंदर के मतलब स्थिति को जानते हैं, उनको क्या कहते हैं भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। तो इन्होंने मतलब कुछ प्रमाणों के आधार पर बताया कि जो मतलब अपना धरातल है, जो पृथ्वी है, वे क्या है 7 बड़ी प्लेटों व कुछ अन्य छोटी प्लेटों से क्या है मिलकर बना। इनके प्रमाण के आधार पर क्या है, ठीक है, प्रमाण के आधार पर जो है, ठीक है, प्रमाण के आधार पर क्या है पृथ्वी जो है पृथ्वी जो 7 बड़ी प्लेटों, ठीक है, वह कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है, ठीक है। इन भूगर्भ शास्त्रियों ने कुछ ऐसे प्रमाण देखे जो क्या उनमें लिखा है कि पृथ्वी जो है 7 बड़ी प्लेटों व कुछ अन्य छोटी प्लेटों से क्या है मिलकर बना है, ठीक है। ये क्या है एक मतलब इन्होंने सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को क्या कहते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। यह किसमें ये जो मतलब है पृथ्वी 7 बड़ी प्लेटों व कुछ अन्य छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है, तो यह किसमें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में, ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसमें क्या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में क्या है कि जो पृथ्वी है, जो धरातल है, वह 7 बड़ी प्लेटों व कुछ अन्य छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है, ठीक है। ये क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इसमें क्या है पृथ्वी 7 बड़ी प्लेटों व कुछ अन्य छोटी प्लेटों से मिलकर बनी, जो क्या है मतलब पूरा महाद्वीप जो है, पूरा महाद्वीप मतलब पूरा धरातल, पूरी पृथ्वी क्या है 7 बड़ी प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। अब इसके बाद जो है
अब हम देखें कि जो प्लेटें हैं वे क्या मतलब गति करती हैं कि नहीं करती। इनके तो इसमें क्या है, भूगोल शास्त्रियों में कहा जो प्लेटें हैं वो क्या है, गति करती हैं। ठीक है, प्लेटें क्या करती हैं, गति करती हैं। प्लेटें जो हैं गति करती हैं। ठीक, प्लेटें जो है गति। अब जब ये प्लेटें क्या हैं, धरातल के अंदर हैं, सतह के अंदर हैं, गति करेंगी तो जाहिर सी बात है कि धरातल के अंदर व बाहरी आवरण में जो शैलें हैं उनमें क्या होगा, दबाव उत्पन्न होगा। गति करेंगी तो शैल में क्या होगा, ठीक, शैल में दबाव उत्पन्न होगा। ठीक, शैल में दबाव जब उत्पन्न होगा तो क्या होगा, जब शैल में दबाव उत्पन्न होगा तो जो बाहरी सतह है उसमें कुछ प्राकृतिक क्रियाएं होंगी। तो वे प्राकृतिक क्रियाएं क्या है, जैसे वलन हो गया, ठीक, भ्रंशीकरण हो गया, और क्या हो गया, ज्वालामुखी। ठीक है, और क्या हो गया, ज्वालामुखी। ये क्या होगा, जब क्या है प्लेटें गति करेंगी तो क्या होगा, शैल में दबाव उत्पन्न होगा। जब दबाव उत्पन्न होगा तो क्या होगा, वलन, भ्रंशीकरण या ज्वालामुखी। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक क्रिया है जिसमें क्या होता है, धरातल के अंदर से आग सा धधकता हुआ पदार्थ लावा के रूप में बाहर निकलता है। वह क्या है, धीरे धीरे ठंडा होकर शैल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या कुछ कई वर्षों बाद क्या है उसमें अपक्षय जैसी क्रियाओं के कारण जो है उनमें क्या है, मृदा का निर्माण होता है। इससे क्या धीरे धीरे घास या कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं, तब वह क्या है, मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, अपक्षय। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्लेटें जो गति करती हैं, ठीक, तो इनमें जब गति करेंगे प्लेट, क्या शैल में दबाव उत्पन्न होगा, वलन, भ्रंशीकरण जैसी, ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं होगी। तो इससे क्या होगा, भारत के भौतिक स्वरूप के या विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण में क्या है, वलन, भ्रंशीकरण भी क्या है, सहायक है। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो प्लेटों की गति है वह कितने, मतलब प्लेटों की गतियों को कितने वर्गों में रखा गया है। ठीक है, तो इन प्लेटों की गतियों को जो है 3 वर्गों में रखा गया है। ठीक, प्लेटों की गति को जो है 3 वर्गों में, ठीक, प्लेट की गति को कितने वर्ग में रखा गया है, 3 वर्गों में। ठीक, प्लेट की गति को जो है 3 वर्गों में रखा गया है। पहला, जब क्या है 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं। ठीक है, पहला क्या है, मान लीजिए ये प्लेटें हैं, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं तब कैसी परिसीमा का निर्माण होगा, या जब 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी, या आपस में जब 2 प्लेटें क्या है एक ही मतलब एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तब क्या होगा, अभिसारी परिसीमा का, ठीक है, अभिसारी परिसीमा का निर्माण होगा। ठीक, अब इसमें हम देखें कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही तो इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है कि इन दोनों में क्या है, दोनों प्लेटों में टकराव उत्पन्न होगा। तो जब टकराव होगा तो जो धरातल के अंदर की शैलें हैं उनमें क्या है, दबाव उत्पन्न होगा। तो इससे क्या होगा, वलन, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं होंगी। भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकती है, इस तरह की क्या है क्रियाएं होंगी। तो इससे क्या होगा, या तो मृदा का निर्माण होगा, या तो मृदा नष्ट होगी, या स्थल नष्ट होगा, या स्थल का निर्माण होगा। तो ये क्या है, प्लेट की पहली गति, जिसको क्या कहते हैं, अब जिसमें क्या होता है, अब अभिसारी परिसीमा का निर्माण होता है। इसके बाद है दूसरी गति, जो मतलब एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है, जब एक दूसरे से 2 प्लेटें क्या है दूर जाती हैं तो इसको क्या कहते हैं, अपसारी परिसीमा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अपसारी परिसीमा। ठीक है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती तब कैसी परिसीमा का निर्माण करती हैं, अपसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं। ठीक, अब इसमें क्या होगा, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तब क्या होगा, मान लीजिए 2 प्लेटें ऐसे हैं,
तो नीचे मतलब क्या है, मैग्मा या लावा के रूप में क्या है, तरल पदार्थ धरातल के अंदर है। जब दो मतलब दोनों प्लेटें ऐसे दूसरे दूर है तो बीच से क्या होगा, कुछ ना कुछ पदार्थ निकलेगा, तो इसमें क्या होगा, ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं होंगी। तो उसमें क्या होगा, धरातल से बाहर क्या है, कुछ न कुछ पदार्थ निकलेगा। तो इससे भी क्या है, भारत के भौतिक स्वरूप में क्या है, परिवर्तन होगा, कुछ न कुछ चेंजेस होंगे। तो ये क्या है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती तब कैसी परिसीमा का निर्माण होता है, अपसारी परिसीमा का निर्माण होता है। अब इसके बाद है तीसरी गति, जो है प्लेट की तीसरी गति वह क्या है, क्षैतिज गति। ठीक, जब क्या है, दो प्लेटें एक दूसरे के क्षैतिज गति करते हैं तो इसमें क्या होता है, रूपांतरण परिसीमा का, ठीक है, ये क्या है, रूपांतरण परिसीमा का, ठीक है, ये प्लेटें क्या है, रूपांतरण परिसीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गई, प्लेट की तीन गति हो गई, जिसमें क्या है, अब जिसमें जब क्या है, दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं। ठीक, और जब दूसरे में क्या है, जब एक दूसरे के समीप आती हैं तब क्या होता है, अपसारी परिसीमा के निर्माण करती हैं। उसके बाद जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तब अपसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं। उसके बाद जब क्या है, तीसरे नंबर पे जब एक दूसरे क्षैतिज अवस्था में या क्षैतिज गति करती हैं तब क्या है, रूपांतरण परिसीमा का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो गई, प्लेटों की मुख्य गति हो गई। तो अब इन्हीं तीनों मतलब तीन अवस्थाओं या तीनों प्लेट के वर्ग में जो है, तीन वर्ग हैं गति के, तो इन्हीं वर्गीय गति कारण क्या है। अब इसमें मतलब क्या, अब आप देखते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है उसमें क्या है कि जो पृथ्वी जो है सात बड़ी व कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर, अब ये जो प्लेटें गति करेंगी तो क्या होगा, जो महाद्वीप है उनकी स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, जरूर होगा, क्योंकि जो है प्लेटें अंदर गति करती हैं तो क्या है, धरातल का बाहरी आवरण क्या है वो भी थोड़ा बहुत क्या है, उसकी स्थिति में क्या है, परिवर्तन होगा। तो इन्हीं गति कारण क्या है, महाद्वीपों की, ठीक है, महाद्वीपों की स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, इन्हीं क्या है कि मतलब इन्हीं मतलब प्लेटों गतियों कारण क्या महाद्वीपों की स्थिति में परिवर्तन होता है या हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के प्राचीन भूभाग के बारे में, कि भारत जो है पहले किस भूभाग का हिस्सा था, ठीक है, किससे जुड़ा था, इन सब चीजों के बारे में हम इसमें बात करें। तो भारत जो महाद्वीप है वह क्या है, प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा था, जिसमें क्या था, ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या थे, मतलब तीनों आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, पहले क्या था, जब ये मतलब आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि जो प्लेटों की गति के कारण क्या हुआ, इन महाद्वीपों की स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो इस कारण जो है, ये जो अपना भारतीय महाद्वीप है या एशिया महाद्वीप का जो हिस्सा है भारत, वह पहले जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं था। यह पहले क्या था, गोंडवाना भूमि का हिस्सा था, जिसमें क्या था, इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, अफ्रीका था और दक्षिणी अमेरिका था। जिसमें क्या, अब हमें पता है कि अब इसमें हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्लेट कहाँ पर स्थित है। तो ये जो वाला हिस्सा है ये क्या है, यूरेशियन प्लेट है। ये क्या है, ये मतलब भारत के और ऑस्ट्रेलिया, तो इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये क्या है, अफ्रीकी प्लेट है। ठीक, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, यूरेशियन प्लेट हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, अफ्रीकी प्लेट हो गया, और ये क्या है, अमेरिकी प्लेट। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो जाएगा। ठीक, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ये क्या, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रशांत महासागर है। यहाँ पर भी क्या, क्योंकि ये क्या एक गोले के रूप में, तो यहाँ पर चाहे लिख लें प्रशांत
महासागरीय प्लेट। तो ये क्या हो गई, प्लेटें हो कितनी मुख्य प्लेटें हैं, 7 हैं। एक यूरेशियन, 2, 3, 4, 5, 6 और एक प्लेट जो हो जाएगी अपनी अंटार्कटिक। एक क्या, अंटार्कटिक भी क्या है, महाद्वीप है। ठीक है, तो ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट ये क्या है, 7 प्लेटें हो गई। अब हमें पता है कि जो पूरा संपूर्ण पृथ्वी है वह 7 प्लेटों से मिलकर बना है। अब इन प्लेटों की गति के कारण क्या है, महाद्वीपों की स्थिति में क्या है, परिवर्तन हुआ। अब जब क्या हुआ, प्राचीन समय में जब ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और ये दक्षिणी अमेरिका, यह क्या एक मतलब एक बंधे हुए हिस्से थे। उसके बाद क्या, जब इन प्लेटों में गति के कारण क्या हुआ, अंदरी मतलब पृथ्वी के सतह के अंदर क्या हुआ, दबाव उत्पन्न हुआ। तो प्लेटों गति के कारण, तो इस कारण क्या हुआ, इनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। अब जो ये मतलब भारतीय प्लेट है या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यह क्या है, ये यूरेशियन प्लेट जो मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से कई गुना बड़ी प्लेट है। तो इससे जो है जब ये टकराई यूरेशियन प्लेट से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो वहाँ क्या हुआ, मतलब पृथ्वी के आंतरिक व बाहरी शैलों में क्या हुआ, दबाव उत्पन्न हुआ। इस कारण क्या हुआ, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन से टकराई, तो यहाँ पर क्या था, जहाँ पर आज के समय में वर्तमान समय में हमारा हिमालय पर्वत है, तो वहाँ पर क्या था, पहले प्राचीन समय में टेथिस नाम का सागर था। ठीक है, मतलब सागर था। तो इस कारण जब यहाँ पे दोनों प्लेटों में क्या हुआ, टकराव हुआ, तो इसी टकराव के कारण क्या हुआ, मतलब कि हिमालय पर्वत का निर्माण। क्योंकि जो मतलब टकराव होगा तो कुछ न कुछ मतलब कुछ न निर्माण या कुछ नुकसान होगा। तो इसी टकराव कारण क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, इस उत्तर में, ठीक है, उत्तरी यूरेशिया में क्या हुआ, हिमालय द्रोणी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसके बाद इस बीच में क्या हुआ, इस भू अभिनीति मतलब प्राकृतिक कारण के कारण क्या हुआ, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। अब जो मतलब यहाँ का टेथिस सागर था वह किसके रूप में परिवर्तित हो गया, हिमालय पर्वत के रूप में। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब जब ये टकराए तो मतलब पहले कुछ दूसरा होगा, लेकिन अब क्या है, यह एक मतलब द्रोणी के रूप में परिवर्तित हो गए। अब इसके बाद हम अब देखें कि जब मतलब टकराव हुआ तो कुछ मतलब गहरी खाइयां भी रही होंगी, कुछ गड्ढे भी रहे होंगे, कुछ मतलब घाटियां भी रही होंगी। तो अब ये मतलब इन घाटियों का मतलब जो हम देखें कि जो उत्तर का विशाल मैदान है, गंगा वाला क्षेत्र, मान लीजिए यहाँ से दिल्ली से लेके बिहार तक का जो क्षेत्र है, उसका मतलब निर्माण इनके इतने बड़े मतलब गहरे गड्ढे खाइयां, इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किया। अब जो हिमालय पर्वत से क्या है, कई प्रकार की नदियां निकलती हैं। तो जो नदियां हैं अपने साथ क्या करती हैं, मिट्टी, रेत, कंकड़, ये सब चीजें क्या है, बहाकर लाती हैं। तो जो मतलब जैसे जैसे नीचे ढलान की ओर आती हैं, तो ये मतलब अपने साथ जितने जो अवसाद लाती हैं, उनको यहीं पर क्या है, इकट्ठा करती, या रेत का जमाव करके या मिट्टी का जमाव करके यहाँ मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरते। तो इससे क्या होता है, उत्तर के विशाल के मैदान। अब जो ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, इसके तटीय क्षेत्रों का विस्तार समुद्र के कारण जो आने वाली लहरों के कारण, तो इससे क्या है हुआ, धीरे धीरे जो यहाँ के गड्ढे थे नदियों के अवसाद के कारण क्या है, धीरे धीरे भर गए। तो इस कारण क्या हुआ, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण होता है। अब इसके बाद यहाँ तक का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसमें हम देख लिए हैं कि मतलब प्लेटो गति के कारण ऐसा होता है कि मतलब जो महाद्वीप है वह अपनी उनकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और जो मतलब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो इसके बाद हम बात करेंगे भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में। ठीक है, इसमें हम देखेंगे भौगोलिक वितरण। ठीक है, भारत को क्या है, कितने भौगोलिक रूप में या वितरण में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला। पहला क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा हो जाएगा उत्तरी मैदान। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद हो जाएगा चौथा क्या हो जाएगा, भारतीय
मरुस्थल। चौथा क्या हो जाएगा हमारा भारतीय मरुस्थल। पांचवा हो जाएगा तटीय मैदान। ठीक है, पांचवा क्या हो जाएगा तटीय मैदान। और छठवां जो होगा हमारा द्वीप समूह। तो इन भौगोलिक वितरण के बारे में हम इसमें इस टॉपिक में क्या है हमें पढ़ना है। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। ठीक है, तो पहला जो हमारा भौगोलिक वितरण है वह है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हम इसमें देखेंगे कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह कहाँ से कहाँ तक है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ। तो हम ये जानते हैं कि जो हिमालय है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट के टकराने से जो बना है। तो इसमें हम देखें हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है यह क्या है एक नई पर्वत श्रृंखला है। यह जो है पश्चिम से लेकर क्या है पूर्व तक फैले। पश्चिम में कहाँ से, पश्चिम में यहाँ से सिंधु नदी से। ठीक है, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये क्या है यह पर्वत श्रृंखला जो है पश्चिम से सिंधु, पश्चिम से पूर्व तक सिंधु से ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक क्या है यह श्रृंखला फैली हुई है। अब यह जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो यह क्या है एक अवरोध के रूप में भी कार्य करती है। यह जो है हमारी कई प्रकार से सुरक्षा करती है। जो शीतलहर होती है उससे क्या है हमारी शीत हवाओं से क्या है हमारी सुरक्षा करता है। और क्या है यह बाहरी आक्रमण से भी हमारी सुरक्षा करता है। तो अब इसमें हम देख लें कि यह इस श्रृंखला की मतलब ऊंचाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। इसके मतलब शिखर की ऊंचाई, तो इसके जो मुख्य शिखर है उनकी ऊंचाई जो है 2400 किलोमीटर तक है। और जो चौड़ाई है ठीक है ये क्या है 2400 किलोमीटर ऊंचाई है। मतलब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है या शिखर है। अब इसी में हम देख लेंगे कि मतलब यहाँ के शिखर की चौड़ाई मतलब पर्वतों की चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई है यहाँ की 400 किलोमीटर। ये क्या है चौड़ाई है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यह कहाँ से कहाँ तक है। तो यह कश्मीर, यहाँ क्या है ठीक है जम्मू कश्मीर। ठीक है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक यह क्या है हिमालय पर्वत श्रृंखला। बात कर लेते हैं। अब इसके बाद है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को कितने श्रेणियों में या कितने श्रृंखला में विभाजित किया गया। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया, 3 श्रेणियों में विभाजित किया। तो पहली श्रृंखला जो है उस श्रृंखला को कहते हैं महान हिमालय, उसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है हिमाचल, उसे निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीसरी श्रेणी क्या है शिवालिक श्रेणी। तो पहले श्रेणी की हम बात कर लेते हैं महान हिमालय। ठीक है, पहली श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी महान हिमालय। ठीक, पहली श्रेणी क्या हमारी महान हिमालय, जिसको किस नाम से जानते हैं हिमाद्री। ठीक है, जिसको जो है हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें हम देखें कि इस महान हिमालय की श्रेणी में कितने मीटर के क्या है शिखर हैं। तो हम इसमें देख लें कि महान हिमालय की श्रेणी में जो है लगभग 600 ठीक है लगभग 6000 मीटर। ठीक है, 6000 मीटर क्या है ऊंचे शिखर है। ठीक है, लगभग क्या है 6000 मीटर ऊंचे शिखर है। इसी श्रेणी में क्या है 6000 मीटर वाली श्रेणी में क्या है माउंट एवरेस्ट जैसी श्रृंखला आती है। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया। ठीक है, इसी में क्या है इसी शिखर इसी श्रेणी में क्या है हिमाद्री वाली श्रेणी में क्या है माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जैसी क्या है श्रेणी इसी श्रेणी में आती है महान हिमालय या हिमाद्री वाली श्रेणी में। अब इसमें इस भाग से हिमाद्री वाले भाग से महान हिमालय से क्या बहुत सारी नदियां निकलती, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु नदी हो गई। तो ये क्या है महान हिमालय की श्रेणियों से निकलने वाली नदियों के नाम है।
अब इसके बाद अब ये क्या है, जो महान हिमालय श्रेणी है, यह कहाँ से कहा था कि यह मतलब पूरा उत्तरी का जो मतलब पूरा उत्तरी वाला क्षेत्र, ठीक है, पूरा ऊपर वाला क्षेत्र, यह क्या है जो मतलब ज्यादा ऊंचे शिखर है वो क्या है महान हिमालय की श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी श्रेणी की। तो दूसरी श्रेणी कौन सी है, दूसरी श्रेणी हमारी हिमाचल या निम्न हिमालय श्रेणी, ठीक है। दूसरी क्या है, निम्न हिमालय, ठीक है, निम्न हिमालय, इसको किस नाम से जानते हैं, हिमाचल, ठीक है, इसको जो है हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कितने ऊंचे शिखर हैं या कितने चौड़े हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो है 3700 से लेकर 4500 मीटर, ठीक है, 3700 से लेकर 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर, ठीक है, क्या है ऊंचे शिखर हैं किसमें, हिमाचल श्रेणी। हिमाचल श्रेणी में कितने ऊंचे शिखर है, 3700 से लेकर 4500 मीटर ऊंचे क्या है शिखर हैं, ठीक। अब इसके अब ये क्या, ये ऊपर वाला ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा यहाँ का, यह क्या था उच्च हिमालय या मतलब महान हिमालय। अब इसके बाद क्या है, बीच वाला जो क्षेत्र है वह निम्न हिमालय की श्रेणी, मतलब उच्च हिमालय के या महान हिमालय के दक्षिण, ठीक है, ये क्या उत्तर था, ये क्या दक्षिण, इसके दक्षिण में क्या है निम्न हिमालय श्रेणी, जिसको क्या है हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें देखते हैं कि 3700 से लेकर 4500 मीटर ऊंचे शिखर है यहाँ बीच वाले हिस्से में, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं कि कितने चौड़े शिखर हैं। तो इसमें लगभग क्या है 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर चौड़े शिखर है किसमें, हिमाचल श्रेणी में, ठीक है, कितने लगभग 50 किलोमीटर चौड़े शिखर हैं। अब इसमें क्या है महान शिखर, जैसे इसी का एक निम्न हिमालय का महान शिखर, ठीक। तो इसमें मतलब महान शिखर क्या है, पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल क्या है एक महान शिखर है इस श्रेणी का, निम्न हिमालय श्रेणी का पीर पंजाल जो है एक मतलब महान या लंबी श्रृंखला है, ठीक है। इसी में क्या है कुल्लू मनाली कांगड़ा जैसी क्या है घाटियां स्थित है। इसे मतलब इस हिमाचल श्रेणी को पहाड़ी नगरों के रूप में भी क्या है जाना जाता है। इसको किस नाम और किस नाम से, पहाड़ी नगरों के रूप में भी क्या है, पहाड़ी नगरों के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इस श्रेणी क्या है निम्न हिमालय श्रेणी क्या है हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। इस पर क्या है 3700 से लेकर 4500 मीटर क्या है ऊंचे शिखर है। यहाँ के मतलब शिखर की चौड़ाई कितनी है 50 किलोमीटर है। यहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखला क्या है पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल क्या है एक लंबी श्रृंखला है, ठीक, पीर पंजाल जो है एक लंबी श्रृंखला है। अब इसको इस हिमाचल श्रेणी को पहाड़ी नगरों की श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अंतिम श्रेणी जिसको क्या कहते हैं शिवालिक श्रेणी, ठीक है। अब क्या है तीसरी श्रेणी जो है उसको किस नाम से भी जानते हैं, शिवालिक श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा शिवालिक, ठीक, शिवालिक श्रेणी। अब पहले क्या हो गया उच्च या महान हिमालय, उसके बाद मध्य, इसके बाद ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा शिवालिक श्रेणी, ठीक है। यह क्या हिस्सा हो जाएगा शिवालिक श्रेणी, ठीक। शिवालिक श्रेणी में क्या है, अब इसमें हम देखें कि कितने ऊंचे शिखर हैं, कितने चौड़े शिखर, यहाँ के मतलब विशेषता क्या है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के जो शिखर हैं 900 से लेकर 1100 मीटर, ठीक है, 900 से लेकर, ठीक है, 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर क्या है ऊंचे शिखर है, ठीक। कितने मतलब कहाँ पर शिवालिक श्रेणी पर। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कितने 900 मीटर से 1100 मीटर क्या है
ऊंचे शिखर है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह जो शिवालिक श्रेणी है इसका निर्माण कैसे हो। तो इसका जो है निर्माण नदी अवसादों, ठीक है, जो क्या हिमाद्री वाले से या महान हिमालय से निकलने वाली नदियों के अवसाद के कारण, ठीक है। अवसाद क्या है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए रेत कंकड़ या और अन्य चीज जो है अवसादों से क्या है मिलकर जो है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। यह मतलब ये वाला जो क्षेत्र है शिवालिक श्रेणी का, यह क्या है जलोढ़ मिट्टी कंकड़ बलुआ पत्थर वाले मतलब इलाका है, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं निम्न हिमालय व शिवालिक, ठीक है। अब इसमें है निम्न हिमालय व शिवालिक श्रेणी के क्षेत्र का, ठीक है, क्षेत्र के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, दून के नाम से भी जानते हैं। निम्न हिमालय व जिसको हम क्या भी हिमाचल श्रेणी व शिवालिक श्रेणी के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, दून के नाम से जानते हैं। इनमें से कुछ क्या है प्रसिद्ध दून भी हैं, जैसे ठीक प्रसिद्ध दून क्या है, जैसे देहरादून हो गया, देहरादून हो गया। उसके बाद हो जाएगा कोटली दून, ठीक। उसके बाद है पाटली दून, ठीक है। ये क्या है प्रसिद्ध दून है, ठीक, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ठीक है। ये क्या है मतलब निम्न हिमालय श्रेणी व शिवालिक श्रेणी के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये दून के नाम से भी जाना जाता है, जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून होगा और पाटली दून। अब इसके बाद हम देखें कि सतलुज व सिंध, ठीक है। अब इसमें हम देखें कि सतलुज नदी और सिंधु नदी के बीच वाले क्षेत्र को किस नाम से भी और किस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा कि जो मतलब इसके अलावा ये तो क्या था मतलब भौगोलिक वितरण था, मतलब कि कितने ऊंचे शिखर। अब इसके बाद है कुछ और नामों से या कुछ अन्य कारणों से भी कुछ क्षेत्रों को जाना जाता है, जैसे सतलुज नदी कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर से निकलते हुए क्या है सतलुज नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो इस वाले क्षेत्र को, ठीक है, यहाँ और ये सतलुज और सिंध नदी के बीच वाले क्षेत्र को, ठीक है, तो इस क्षेत्र को क्या है पंजाब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पंजाब हिमालय इस वाले क्षेत्र को क्या है पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पंजाब हिमालय के नाम से कहाँ किस वाले क्षेत्र को, जहां से सतलुज और सिंधु नदी क्या है निकलती है। अब इसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी, अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी हिमाद्री से निकलते हुए यह चीन से होते हुए, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलते हुए चीन से होते हुए फिर क्या है अरुणाचल या असम में प्रवेश करते हुए फिर क्या है अपने अरुणाचल में प्रवेश करते हुए भारत में आती है। इसके बाद क्या है मतलब हिमालय की श्रेणी का क्या है सीमा निर्धारण करती है, ठीक है। यह सीमा को बताती है कि हिमालय पर्वत श्रेणी यहाँ तक है, ठीक। अब इसके बाद हम बात अभी जो मतलब यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकलती है तो इन्हीं के बीच कुछ पहाड़ियाँ हैं, जिनमें से क्या है नागा पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है और पटकाई पहाड़ियाँ। ये इन मतलब नामों से भी यहाँ की पहाड़ियों को जाना जाता है, जैसे नागा पहाड़ी, ठीक, मिजो, उसके बाद क्या है पटकाई, ठीक है, उसके बाद है पटकाई, ठीक है। इस क्षेत्र की क्या है प्रमुख पहाड़ियाँ कहाँ के अरुणाचल प्रदेश व असम व मिजोरम, ये इन क्षेत्रों में क्या है प्रमुख पहाड़ियों। अगला टॉपिक हमारा उत्तरी मैदान, ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा उत्तरी मैदान, ठीक है। इसका निर्माण किस प्रकार हुआ, हम ये देखेंगे कि जो है उत्तरी मैदान है इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। तो इसका निर्माण जो है सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी जो ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों से क्या है मिलकर हुआ है या बना है, ठीक है। कौन कौन सी नदी, सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदियों की क्या है सहायक नदियों, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों से क्या है उत्तर का विशाल मैदान बना है। अब इसमें हम देख लें कि हम मिट्टी यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी की ज़्यादा मात्रा है। यह जो है मुख्य रूप से ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार इन राज्यों पर क्या है फैला हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो है मुख्य इसमें क्या है
इसमें मुख्य टॉपिक है कि कितने वर्ग किलोमीटर में है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और यहाँ मतलब किस प्रकार की जनसंख्या आबादी है, कैसा क्षेत्र है। तो इसमें हम देखें कि यह जो क्षेत्र है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, किलोमीटर में फैला है। ठीक है, अब इसमें हम देखें कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है। ठीक, चौड़ाई कितनी है, ये क्या है लंबाई इसकी। ठीक है, ये क्या इतना लंबा क्षेत्र है, और चौड़ा कितना है, लगभग क्या है 240 से लेकर 320 किलोमीटर क्या है यह क्षेत्र चौड़ा है। अब इसमें हम देखें कि इस वाले क्षेत्र में, उत्तर के विशाल के मैदान वाले क्षेत्र में क्या है, किस प्रकार की जनसंख्या या किस प्रकार की आबादी। तो यह एक क्या है सघन आबादी वाला क्षेत्र है। उत्तर का मैदान क्या है, सघन आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान जो है सघन आबादी वाला क्षेत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो नदियाँ हैं, नदियों के किनारे का जो क्षेत्र होता है वह काफ़ी उपजाऊ होता है, कृषि योग्य होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की उपलब्धता है और क्या है मिट्टी की गुणवत्ता काफ़ी अच्छा है। तो ये इसलिए क्या है उपजाऊ क्षेत्र है, तो इस कारण जो है सघन आबादी वाला क्षेत्र है। अब इसके बाद क्या है, जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ क्या है उपजाऊ मिट्टी का निक्षेपण करती हैं, तो इस कारण जो ये कृषि योग्य भी है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो अब इन्हीं नदियों के द्वारा क्या है, जब ये निक्षेपण करती हैं किसी जगह पर, तो क्या उस वहाँ पर कुछ क्षेत्र का निर्माण होता है जहाँ पे लोग रह सकते हैं। तो इसी तरह जो ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है माजुली द्वीप, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली नदी द्वीप। ठीक है, माजुली नदी द्वीप जो है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा द्वीप, माजुली नदी द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि वितरिका क्या होती है। ठीक है, वितरिका क्या होती है। वितरिका जब क्या है नदी जो है निक्षेपण करती है तब क्या होता है, कई धाराओं मतलब जो निक्षेपण द्वारा जो अवसाद जमा होता है तो वह कई धाराओं में क्या है नदी बढ़ जाती है। तो उसी क्षेत्र जब क्या है नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। जब नदी क्या है, वितरिका किसे कहते हैं, ठीक, जब क्या है नदी कई धाराओं में बट जाती। ठीक है, जब क्या है नदी कई धाराओं में क्या है बढ़ जाती तब उसको क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पंजाब का मैदान क्या है, गंगा का मैदान या सिंधु का मैदान किसे कहते हैं, या ब्रह्मपुत्र का मैदान किसे कहते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है नदी, जैसे सिंधु नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गंगा नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, या ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र को क्या कहते हैं। जो मतलब पंजाब क्षेत्र है या पंजाब का मैदान है तो उसको क्या है, जो सिंधु और जो मतलब पंजाब का मैदान जो है वह सिंधु और सतलुज, ठीक है, सिंधु और सतलुज नदी कहाँ पर है, ये वर्तमान में क्या है पाकिस्तान में है। ठीक है, तो सिंधु और सतलुज नदी के बीच की जो मैदान है या वो वाला क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, पंजाब का मैदान। किस जो मतलब सिंधु नदी व उसकी सहायक नदी वाला क्षेत्र। ठीक है, उसकी सहायक नदी वाला क्षेत्र क्या है, पंजाब के मैदान के रूप में, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह क्या है पंजाब का मैदान कहाँ पर है, वर्तमान में पाकिस्तान पर है। ठीक, यह क्या है वर्तमान में पाकिस्तान पर है। इसमें सिंधु की सहायक नदियाँ जैसे रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास, ये क्या है सिंधु की
सहायक नदियां हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं गंगा के मैदान के बारे में, ठीक है। तो ये जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान जो है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन और मतलब यहाँ हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए है क्या है पश्चिम बंगाल तक क्या है गंगा का मैदान है। गंगा का मैदान कहाँ तक है? गंगा का मैदान जो है यहाँ दिल्ली, हरियाणा, यूपी और बिहार, ठीक, बिहार व लास्ट में क्या है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है गंगा का मैदान, यहाँ से यहाँ तक क्या है ये गंगा का मैदान है, ठीक है। इसमें गंगा की सहायक गंगा के मतलब जो मैदान है यह घग्गर व तीस्ता नदी के बीच वाला, ठीक है, तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र क्या है यह गंगा का मैदान कहलाता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बारे में, ठीक, ब्रह्मपुत्र, ठीक, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के मैदान पे ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है यह क्या है जो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है भारत में कहाँ से एंट्री करती है? अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करने के बाद जब असम में आती है तो असम के पश्चिम में, ठीक है, असम कहाँ यहाँ है तो असम के पश्चिम में क्या है ब्रह्मपुत्र के मैदान का जो है निर्माण होता है, ठीक है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, वो सॉरी असम के पश्चिम में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है ये वाला क्षेत्र क्या है ब्रह्मपुत्र का, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है ये क्या हो गई मतलब सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित उत्तरी मैदान, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कुछ और चीजें हैं इसमें जिसको आगे हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए जब क्या है जब नदियां जो है 8 से 16 किलोमीटर, ठीक है, जब क्या है 8 से 16 किलोमीटर गुटकाओं में क्या है मिट्टी का निक्षेपण करती है, ठीक है, 8 से 16 किलोमीटर की गुटकाओं में, ठीक है, या गुटकाओं या वितरिकाओं में, ठीक है, तो क्या है मतलब मिट्टी का निक्षेपण करती हैं तब क्या हुआ है क्या कहलाता है भाबर, ठीक है। भाबर किसे कहते हैं? जब क्या है जब नदियां जो है 8 से 16 किलोमीटर के 8 से 16 किलोमीटर की गुटका में, ठीक है, गुटकाओं में क्या है मिट्टी का निक्षेपण, गुटकाओं में ठीक है मिट्टी का निक्षेपण करते हैं, ठीक है। तो जब गुटका में निक्षेपण करती है तो वह क्षेत्र क्या भाबर क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद जब इस क्षेत्र में क्या है मतलब इसकी सरिताओं में या गुटकाओं में क्या है सरिताओं में क्या है गुटकाएं जब विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, तो जब ये गुटकाएं विलुप्त हो जाती तो वहां पर कैसे नम व दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है, नम व दलदली, ठीक है, दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। तब वह क्षेत्र क्या है तराई क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, तब वह क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब ये जो तराई क्षेत्र है पहले जो है मतलब घने जंगल के रूप में था, लेकिन जब क्या हुआ आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान का जब मतलब लड़ाई उड़ाई हुआ तो उस जब आज़ादी भारत को मिली तब भारत और पाकिस्तान बढ़ गए। तो उस समय जो पाकिस्तान से आए शरणार्थी थे इसी तराई क्षेत्र में क्या है रहने लगे। यहाँ पर क्या था पहले विशाल मतलब घना जंगल था, लेकिन मतलब उन शरणार्थियों को रहने के लिए क्या है यहाँ के जंगलों को क्या है साफ करके उनको लोगों को रहने की व्यवस्था की गई, ठीक। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि वेदिका किसे या भांगर किसे कहते हैं, ठीक।
तो भांगर जो होते एक वेदिका पट्टी के रूप में होते, ठीक है। अब भांगर जो क्या है एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक। भांगर जो है वेदिका के रूप में होते, ठीक है, वेदिका के रूप में होते हैं, ठीक। अब इसमें किस प्रकार की, इसमें भी क्या है जलोढ़ मिट्टी होती है। और यह मृदा क्या है चूनेदार, मतलब मृदा चूने जैसी होती है, या कंकड़, आम भाषा में हम क्या कहते हैं उसको कंकड़ कहते हैं, ठीक है। तो यह जो है एक जलोढ़ मृदा जो है चूनेदार होती है, ठीक है, चूनेदार होती है। तो यह क्या है उपजाऊ होती है, काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। तो इस कारण ये मतलब भांगर जो मिट्टी है एक प्रकार से उपजाऊ होती है। ये मतलब उत्तर का विशाल मैदान इसी कारणों से क्या है उपजाऊ क्षेत्र भी है, यहाँ पर क्या है सघन जनसंख्या भी है, ठीक। अब इसके बाद जो मतलब ये जो मतलब जो निक्षेप की भांगर मृदा का जो निक्षेपण होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी मिट्टी को क्या कहते हैं खादर कहते हैं, ठीक है। खादर या मतलब जो पुरानी मिट्टी जो निक्षेप होती है, मिट्टी जो निक्षेपण होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, ठीक, निक्षेपित मिट्टी को, ठीक है, निक्षेपित मिट्टी को खादर कहते हैं, ठीक। तो यहीं से क्या है ये उत्तर का विशाल मैदान टॉपिक कंप्लीट हो। इसमें मुख्य हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि जो उत्तरी मैदान है वह सिंधु गंगा नदियों की सहायक नदियों से क्या है मिलकर बना है। इसमें हम देखें कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। यहाँ पर क्या है लगभग 2400 किलोमीटर क्या है लंबा है, लगभग 320 किलोमीटर तक क्या है चौड़ा है। यह काफी उपजाऊ क्षेत्र है क्योंकि यहाँ नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी क्या है यहाँ पर एकत्रित होती है। तो इसी कारण क्या है यह क्षेत्र क्या है काफी सघन जनसंख्या वाला है, ठीक है। तो ये अब अगला टॉपिक हमारा क्या है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो यह जो प्रायद्वीपीय पठार है यह किस प्रकार का है, एक मेज के आकृति का, ठीक है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है जो हमारा यह क्या एक मेज के आकृति का स्थल है, ठीक है। इसमें क्या है मुख्य रूप से क्रिस्टलीय या आग्नेय रूपांतरित क्या है 3 प्रकार के जो है शैलों से मिलकर बना, ठीक है। कितने प्रकार के 3, जैसे क्रिस्टलीय शैल हो गई, आग्नेय शैल हो गई और रूपांतरित। तो यह क्या है यहाँ पर जो इस पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो है बहुत ही चौड़ी और छिछली घाटियां हैं, ठीक है, छिछली व गोलाकार घाटियां। तो इस पठार को जो है मतलब प्रायद्वीपीय पठार को जो है 2 प्रमुख प्रकारों में क्या है बांटा गया है। पहला क्या है, पहला जो है मालवा का पठार और दूसरा है दक्कन का पठार। तो मालवा के पठार को मतलब मध्य उच्च भूमि भी कहते हैं। तो पहला जो हो जाएगा मध्य उच्च भूमि, ठीक है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि मध्य उच्च भूमि में कौन सा आएगा। तो मध्य उच्च भूमि क्या आएगा, मालवा का पठार, ठीक है। ये जो मालवा का पठार है यह जो है विंध्य श्रृंखला या विंध्य श्रेणी व अरावली श्रेणी के जो है बीच में, ठीक है। तो यहाँ क्या है अरावली श्रृंखला, यहाँ जो है विंध्य श्रृंखला। ये क्या है अरावली श्रृंखला है, ये जो क्या है विंध्य श्रृंखला है, ठीक, विंध्य श्रृंखला। तो इसके बीच में क्या है ये मालवा का पठार है, ठीक, इसके बीच में है। तो अब ये क्या है ये दोनों अरावली व विंध्य श्रृंखला के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस मालवा के पठार में कुछ क्या है प्रसिद्ध नदियां हैं, जैसे क्या हो गई चंबल हो गई, ठीक, और कौन सी नदी होगी सिंध नदी, ठीक है। सिंधु नहीं क्या है सिंध नदी। उसके बाद क्या है बेतवा नदी, ठीक। ये क्या है यहाँ की प्रमुख ये मध्य उच्च भूमि मतलब प्रायद्वीपीय भाग के मध्य उच्च भूमि भाग की क्या है ये प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। तो अब इसी क्षेत्र को क्या है बुंदेलखंड के नाम से भी जाना जाता है, बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से भी
जाना जाता है। तो ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का मध्य उच्च भूमि भाग है। कहाँ पर है ये, अरावली व विंध्य श्रृंखला श्रेणी के जो है बीच में। अब इसको मालवा का पठार भी इस क्षेत्र को कहते हैं, और इसे एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है बुंदेलखंड या बघेलखंड। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे दक्षिण के पठार के बारे में, ठीक है, जिसे हम क्या है, दक्कन का पठार भी कहते हैं। ठीक, तो जो दक्कन का पठार है, ठीक है, जो दक्कन या दक्षिण का पठार है, यह क्या है, एक त्रिभुजाकार है। ये क्या है, ये वाला मतलब मेज के आकार का था पहला वाला मध्य उच्च भूमि। अब उसके बाद क्या है, जो दक्षिण का पठार है वह क्या है, एक त्रिभुजाकार है। ठीक, तो यह जो है कैसा है, त्रिभुजाकार, ठीक है। जो ये मतलब दक्कन का पठार है, यह त्रिभुजाकार है। यह जो है ये मतलब इसका जो क्षेत्र है मतलब त्रिभुज के आकार का आपको दिखेगा, ठीक है। यह जो त्रिभुज के आकार का है। अब यह क्या है, यह मुख्य रूप से कहाँ पर है, नर्मदा नदी के दक्षिण में। मान लीजिए नर्मदा नदी यहाँ है, ठीक, यहाँ पर क्या है, नर्मदा नदी, तो इसके दक्षिण में, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये दक्कन का पठार है, जिसको मतलब दक्षिण के पठार के रूप में भी जानते हैं। यहाँ है नर्मदा नदी, ठीक, नर्मदा नदी के दक्षिण में, ठीक है, दक्कन, ठीक। तो इसके मतलब दक्षिण में क्या है, दक्कन का पठार है, ठीक है। यह क्या है, त्रिभुजाकार क्षेत्र है, ठीक है। अब इसमें अब इसका जो और भाग जो है मेघालय में भी स्थित है। मेघालय कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। मेघालय में भी इसके मतलब कुछ के मतलब भ्रंश के कारण या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हुआ, यह मतलब इसका कुछ क्षेत्र अलग हो गया। यहाँ पर जैसे मान लीजिए छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, छोटा नागपुर पठार, ठीक है। तो ये क्या है, दक्कन या दक्षिण के पठार के रूप में भी मतलब जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है और बात कर लेते हैं कि दक्कन के पठार के मतलब पूर्वी व पश्चिमी भाग में क्या स्थित है। तो दक्षिण पठार के पूर्वी भाग में क्या है, पूर्वी घाट है, और पश्चिमी भाग में क्या है, पश्चिमी घाट है। तो दक्षिण के पठार के पूर्वी भाग में, ठीक, ये क्या है, दक्षिण के पठार का ये और ये, ठीक है, ये क्या है, पूर्वी घाट है, ठीक, और ये क्या है, पश्चिमी घाट है, ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिम, ठीक है। तो जो पूर्वी घाट है, ठीक है, ये वाले हिस्से क्या है, जो पूर्वी घाट वाले ये हिस्से क्या है, कम ऊंचे हैं, ठीक है। मतलब पश्चिमी घाट की अपेक्षा क्या है, ये वाले घाट पूर्वी घाट क्या है, कम ऊंचे हैं। तो जो पूर्वी घाट है ये लगभग, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पूर्वी घाट, ठीक है। तो पूर्वी घाट और इधर लिखते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। तो पूर्वी घाट की औसतन ऊंचाई, ठीक है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, 600 है, 600 मीटर, ठीक है। और जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई है, ठीक है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई मतलब उनके जो शिखर है ऊंचे ऊंचे, वो लगभग कितने हैं, 900 से लगभग 1600, ठीक, 900 से लेकर, ठीक, 16 से, ये क्या है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनके मतलब शिखर वर्षा की मात्रा। तो जो ऊंचे मतलब पूर्वी घाट है वहां पर क्या है, वर्षा मतलब लगभग कम होती है, और जो मतलब यहाँ पश्चिमी घाट है यहाँ पर क्या है, वर्षा की मात्रा जो है ज्यादा होती है, ठीक है। तो यह इन मतलब वर्षा के कारण क्या है, इसके शिखर क्या है, ऊंचे हैं, और इसी के क्या है, कुछ मतलब ऊंचे क्षेत्र हैं, जैसे ऊंचे शिखर है जैसे अनाईमुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी, ठीक। और इसके बाद है डोडा बेटा, ठीक है, उसके बाद है डोडा बेटा। इसके क्या है, ये कुछ क्या है मतलब प्रमुख ऊंचे शिखर है। अनाईमुड़ी की लगभग कितनी होगी, 2695 किलोमीटर ऊंचाई है, और इसकी जो डोडा बेटा की 2633 किलोमीटर यह है कि यहाँ के शिखरों की क्या है, ऊंचाई है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पूर्वी घाट में क्या है। तो पूर्वी घाट में कौन कौन नदी है, जैसे पूर्वी घाट जो है महानदी और नीलगिरी, ठीक है, महानदी व नीलगिरी
पर्वत श्रेणियों के बीच का मतलब क्षेत्र है पूर्वी घाट। यहाँ पर क्या है, यहाँ के मतलब क्षेत्र इसलिए ऊंचे नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में क्या है, बहुत सारी नदियां आकर गिरती हैं, तो इसी कारण यहाँ का जो क्षेत्र है वह मतलब नदियों के बहाव के कारण क्या है, कट गया है। ठीक है, तो इसी का मतलब कुछ महत्वपूर्ण मतलब ऊंचाई वाले ऊंचाई वाला मतलब शिखर है, जैसे कि महेंद्रगिरी। ठीक है, यहाँ का ऊंचाई वाला शिखर है महेंद्रगिरी। ठीक है, लगभग उसकी ऊंचाई कितनी है, 1600 किलो 1600 मीटर क्या है, ऊंचाई है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता क्या है, यह किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर की मतलब मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ का जो प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है वह मुख्य रूप से वहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता है। ठीक है, तो इसी काली मिट्टी की अधिकता के कारण इसको क्या है, दक्षिण के पठार को या दक्कन के पठार को क्या है, या प्रायद्वीपीय भाग को मतलब दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों इस नाम से जाना, क्योंकि काली मिट्टी की क्या है, काली मिट्टी के कारण, ठीक है, काली मिट्टी के कारण इसको दक्कन ट्रैप के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। ठीक है, इसको काली मिट्टी के कारण क्या है, इसको दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, क्योंकि जो मतलब ये जो दक्कन ट्रैप काली मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर क्या है ज्यादा, ये क्या है एक मतलब ये जो दक्षिण का पठार है या दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है, यह क्या सबसे प्राचीनतम भाग या पुराना भाग माना जाता है। तो यहाँ पर मतलब ज्वालामुखी कारण जो है, ज्वालामुखी का अनेक कारण क्या है, ज्वालामुखी क्या है, आग्नेय शैल निकलती है, तो आग्नेय शैलों के कारण क्या है, यहाँ की मिट्टी काली है। इसी कारण क्या ये काफी मिट्टी मतलब कपास वगैरह खेती के लिए क्या है, काफी उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक प्रायद्वीपीय पठार कहीं समाप्त होता है। अब उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक भारतीय मरुस्थल। ठीक है, भारतीय मरुस्थल की स्थिति कहाँ है, इसके बारे में क्या है हम जानेंगे। तो भारतीय मरुस्थल कहाँ है, यह जो है राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, भारतीय मरुस्थल राजस्थान के क्या है, जैसलमेर में। ठीक है, राजस्थान कहाँ है, गुजरात के बगल में, ये वाला क्षेत्र क्या है, राजस्थान है। ठीक है, ये क्या है, राजस्थान। हमारा अगला टॉपिक क्या है, भारतीय मरुस्थल। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा भारतीय मरुस्थल। यह जो भारतीय मरुस्थल है अरावली पहाड़ी के पश्चिम में। ठीक है, अभी हम बताए हैं आपको कि अरावली पहाड़ी यहाँ है, तो अरावली पहाड़ी के पश्चिम में क्या है, यह राजस्थान मतलब भारतीय मरुस्थल स्थित है। जैसलमेर क्या है, एक मरुस्थलीय क्षेत्र है जो कि मतलब राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर क्या ज्यादातर क्या है, रेत के टिब्बे टाइप मतलब रहते हैं, जो कि मतलब बालू के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब पूरा बालू बालू ही मतलब आप दूर दूर तक देखेंगे, कई किलोमीटर तक देखेंगे तो क्या है, दूर दूर तक क्या है, आपको रेत के टीले ही टीले नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब वर्षा की मात्रा बहुत ही कम, लगभग क्या है, यहाँ पे वर्षा लगभग कितनी 150 mm तक, मतलब 150 मिलीमीटर तक क्या है यहाँ पर वर्षा, मतलब नाम मात्र की वर्षा, दिखावे की वर्षा यहाँ पर होती, कुछ नहीं। ठीक है, तो वर्षा नहीं होगी तो क्या वनस्पतियां क्या नहीं होगी, यहाँ पर मुख्य रूप से कैक्टस जैसे पेड़, मतलब जो मतलब जैसे बेर और के पेड़ होगी, जो कटीले पेड़ होते हैं वही क्या है यहाँ पर ज्यादातर उगते हैं, मतलब वनस्पति बहुत कम ही होती। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्रमुख एक प्रसिद्ध नदी है, उसका नाम है लूनी नदी। ठीक है, राजस्थान में या भारतीय मरुस्थल में क्या है, एक प्रसिद्ध नदी जिसका नाम है लूनी नदी। और जो इसमें एक और है बरकान। ठीक है, बरकान जो होता है एक अर्धचंद्राकार, ठीक है, अर्ध मतलब आधे चांद के आकार का क्या है, एक बालू का टिब्बा होता है। ठीक है, बरकान क्या है, बरकान अर्धचंद्राकार
बालू का टिब्बा होता है। ठीक है, बरकान क्या है, अर्धचंद्राकार बालू का टिब्बा। तो भारतीय मरुस्थल में क्या हम पढ़े कि इसमें मतलब यहाँ पर क्या है, यह पूरा एक मतलब टिब्बों का मतलब क्षेत्र समतल मैदान है। यहाँ वर्षा क्या है बहुत ही कम होती है। यहाँ पर क्या है एक सहायक नदी जिसका नाम लूनी नदी है। बरकान क्या होता है, अर्धचंद्राकार बालू का टिब्बा होता है। तो यहाँ पर मतलब लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, यहाँ मतलब दूर दूर तक लोगों को क्या है पानी लेने जाना पड़ता है। लेकिन मतलब पिछली सरकारों ने मतलब यहाँ काम किया, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर यहीं पे राजस्थान में से होकर जाती है। तो कुछ मतलब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मतलब पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, लेकिन कुछ जगह पर जो मतलब इंदिरा गांधी नहर निकलने के कारण क्या है लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छी मतलब सुविधाएं मिली हैं। इससे क्या है मतलब लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अब इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक अगला टॉपिक हमारा तटीय मैदान। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है तटीय मैदान। अब हम पढ़ेंगे तटीय मैदान के बारे में। ठीक है, जो तट के किनारे का, अभी हम क्या पढ़े हैं, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ चुके हैं, उसके बाद भारतीय मरुस्थल। अब क्या हम यहाँ के ये जो क्षेत्र है बीच वाले, ठीक है, तट के किनारे मतलब समुद्र के किनारे वाले जो मैदान है उनके बारे में बात करेंगे। तो यह जो तटीय मैदान है अरब सागर से लेकर ठीक है, अरब सागर से कहाँ तक है, बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है, बंगाल की खाड़ी तक ये क्या है, तटीय मैदान है। इसके बाद है अब इन्हीं तटीय मैदानों को मतलब 2-3 भागों में क्या है बांटा गया। ठीक है, तो जो उत्तरी भाग है, ठीक है, जो उत्तरी मतलब उत्तर वाले जो तटीय मैदान है, ठीक है, जो उत्तर का मैदान है उसको किस नाम से जानते हैं, जो दक्षिण का है और जो मध्य का। ठीक है तो उत्तरी भाग, जैसे उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तरी भाग को क्या हम कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें से क्या है ये महाराष्ट्र है और क्या हो गया गुजरात हो गया। ठीक है, तो इन तटों को क्या है कोंकण तट। ठीक है, उत्तरी भाग को क्या है ठीक है, उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं, कोंकण तट। ठीक, उसके बाद जो है मध्य भाग को कन्नड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, मध्य भाग को मध्य भाग को किस नाम से जानते हैं, कन्नड़। अब उसके बाद जो दक्षिण वाला भाग है, ठीक है, उसके बाद उत्तर वाला भाग, उसके बाद दक्षिण मतलब उसके नीचे, फिर उसके बाद क्या मध्य भाग, उसके बाद जो है दक्षिणी भाग को किस नाम से जानते हैं, उसको क्या है मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, दक्षिणी भाग को ठीक है मालाबार तट के नाम से क्या है जानते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी के विशाल मैदान को, ठीक है, जो बंगाल का खाड़ी का जो विशाल मैदान है वह काफी क्या है चौड़ा और समतल है। जो बंगाल की खाड़ी का जो विशाल मैदान है, ठीक, यहाँ का जो क्षेत्र है वह क्या है काफी समतल और चौड़ा है। तो इसीलिए क्या है इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, उत्तरी सरकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के समतल वाले क्षेत्र को उत्तरी सरकार के नाम से भी, ठीक, उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद जो दक्षिण वाला भाग है उसको क्या है कोरोमंडल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी के नीचे क्या है यहाँ पे, ठीक है, महानदी है। ठीक, ये क्या है बड़ी नदियां हैं यहाँ की, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, ठीक, कृष्णा। अब इसके बाद जो यहाँ पर उड़ीसा में क्या है चिल्का, जो कि एक खारे पानी की झील है, वह क्या है चिल्का झील क्या है उड़ीसा की सब मतलब खारे पानी के एक प्रकार की झील है।
तो हमारा अगला टॉपिक है द्वीप समूह। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे द्वीप समूहों के बारे में। ठीक, द्वीप समूह हमारा अगला टॉपिक क्या है? द्वीप समूह। तो द्वीप समूह, भारत के 2 द्वीप समूह है। पहला क्या है? लक्षद्वीप, और दूसरा क्या है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये क्या है? भारत के 2 मतलब द्वीप समूह। पहला क्या है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो ये क्या है? विरल विरल क्षेत्र। यहाँ पे मतलब पेड़ पौधों की अधिकता है। ठीक, लक्षद्वीप की मतलब प्रशासनिक राजधानी क्या है? कावरत्ती है। ठीक, यह क्या है? मतलब ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे मतलब लोग निवास नहीं करते हैं, बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सघन जंगल है, मतलब जंगली क्षेत्र है। यहाँ पे कई प्रकार की मतलब ऐसी औषधियाँ या जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ भी मतलब इन्हीं जंगलों में उपलब्ध है। इसके बाद हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। तो उत्तर वाले भाग को जो मतलब अंडमान कहते हैं, और उसके दक्षिण वाले भाग को निकोबार कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी क्या है? छोटे छोटे द्वीप समूह के रूप में खंडित है। तो ये एक प्रकार से भारत की मतलब सुरक्षा भी करता है। यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? जहाँ पे लक्षद्वीप में क्या है? एक ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पर मतलब लोग निवास नहीं करते, तो वहाँ पर क्या है? पशु अभ्यारण्य या पक्षी अभ्यारण्य भी क्या है? बने हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैं पढ़ाया हूँ तो लगभग आप सभी को समझ में आया होगा। जो ना आया हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और जो इसमें मुझसे छूटा हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उसको मैं अगले वीडियो में उसके साथ में कर सकता हूँ। इसी के साथ जो है आप अपने मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।